सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको यह क्लियर हो जाने वाला है कि कौन कौन फिलिस्तीन को ग्राउंड से सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये जो रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं, ये मेरे पास जानकारी 2 दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मैंने ये नहीं रखी थी। मुझे इस पल का इंतजार था कि जब जंग बहुत तगड़ी वाली हो जाएगी तब मैं आपको यह अपडेट दूंगा। साथ में इस रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट भी कुछ आपको देने वाला हूं और बहुत सारे सवाल जो आप सभी लोगों के दिमाग में हैं वो दूर हो जाएंगे और विद प्रूफ बात करूंगा मैं। ऑब्वियसली आप अगर रजाग्राफी को देखते हैं तो आप ये जानते होंगे बिना फैक्ट और बिना प्रूफ के हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्ट शुरू करने से पहले एक जो चीज़ बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है उस पर बात करेंगे। बात यह है कि लेबनान ने 3 रॉकेट दागे हैं इजराइल पर। यह बात इजराइल ने भी एक्सेप्ट करी है। द इजराइल टाइम्स और इसके अलावा इजराइल के जितने भी इजरायली मीडिया है सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और दूसरी तरफ से लेबनान के आर्मी फोर्सेस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने 3 रॉकेट दागे हैं। अब दोस्तों, एक चीज क्लियर कर देता हूं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह इसमें कूद गए हैं और वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात क्लियर समझ लीजिए, अगर नसरुल्लाह हिट करते तो वो कई बार हिट करते और करते रहते, और इस बात को अभी ऑफिशियली हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं। वहां पर यानी लेबनान में 1-2 ग्रुप नहीं है, कई सारे लड़ाकू ग्रुप हैं जिनके पास पूरे हथियार हैं। अब कोई ऐसा ग्रुप है जो फिलिस्तीनी ग्रुप है जो लेबनान में एक्टिव है, लेबनान में काम करता है, उसने फिलिस्तीन के समर्थन में ये रॉकेट दागे हैं। अभी तक की रिसर्च में ये हमको जानकारी मिली है, लेकिन अंदर अंदर ये भी बात आ रही है कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह का सपोर्ट फिलिस्तीन के साथ है। अब खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो साथ हैं तो ये आगे आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाने वाला है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको ये बात अच्छे से पता है कि लगातार फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं एर्दोगान यानी तुर्की, और तुर्की से बुरी तरह से इजराइल चिढ़ा हुआ है। हर 2-3 घंटे में इजराइल जो है, इजरायली मीडिया जो है वो एर्दोगान के खिलाफ एक आर्टिकल चला देती है और एर्दोगान को सोशल मीडिया पे ऑफिशियली तौर से उल्टा सीधा बोला जा रहा है। लेकिन एर्दोगान ने क्या काम किया है जान लीजिए। दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों से बात तो करी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान से भी बात करी है, जॉर्डन से भी बात करी है, अफगानिस्तान से भी बात करी है, किर्गिस्तान से भी बात करी है, इजिप्ट और कतर से भी बात करी है। अब आप कहेंगे, और मैंने भी कहा था कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, अब लेटेस्ट बात यह है कि एर्दोगान ने अफगानिस्तान और किर्गिस्तान से फोन पर बात करते हुए कहा है कि जिस तरह से गाजा स्ट्रिप पर लगातार खासकर आम नागरिकों को यानी स्कूलों को टारगेट कर रहा है। कौन? इजराइल। जी हाँ, इजराइल खास करके हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है, स्कूल को टारगेट कर रहा है, पानी के टैंकर्स को टारगेट कर रहा है, एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा है, मीडिया को टारगेट कर रहा है। पूरी प्लानिंग से इजराइल चल रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए एर्दोगान ने अफगानिस्तान और किर्गिस्तान से कहा कि हमें इजराइल के खिलाफ अब एक्शन लेना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही है। एर्दोगान ने यह भी बात कही थी कि अब ये इस्लामोफोबिया इजराइल फैला रहा है, क्योंकि अब इजराइल को तभी साथ मिलेगा दूसरी कंट्रीज का जब वो इस्लामोफोबिया करेगा। तो वो करना शुरू कर चुका है। इसी के साथ एर्दोगान ने कहा कि यूरोपीय कंट्रीज में जितने मुस्लिम्स रहते हैं अब उनकी भी जान को खतरा होगा, क्योंकि अब जहां जहां मुस्लिम्स हैं वहां भी ये चीज शुरू हो जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ कांड शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर तुर्की का मामला खत्म। अब मेन बात पे आता हूं जो मुझे पहले से जानकारी मिल चुकी थी और उसका पूरा प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। जब आप और हम ये सोच रहे थे और सोशल मीडिया पे सारे मुसलमान चीख रहे थे कि अरे भैया एक्शन लो, कोई तो फिलिस्तीन के साथ आओ और फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन दिखाओ, उस वक्त कोई भी साथ नहीं था। लगातार हालांकि एर्दोगान फोन कॉल्स पर लगे हुए थे, चारों तरफ बात कर रहे थे, आप सभी ये अपडेट जान चुके हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जिसने खुलकर फिलिस्तीन के लड़ाकुओं के साथ मीटिंग करी थी, फिलिस्तीन के लीडर्स के साथ
फाइटर्स के साथ मीटिंग करी थी सीरिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ईरान की। अब आप सोच रहे होंगे रजा भाई जो यार ईरान का सपोर्ट नहीं, अगर मैं ईरान का सपोर्ट करता तो ये अपडेट मैं आपको 2 दिन पहले ही दे देता, क्योंकि 2 दिन पहले ये मीटिंग हुई है और खुलकर मीटिंग हुई है। जान लीजिए, जवाद जरीफ ने, प्रूफ दिखा रहा हूं, प्रूफ लगाओ भाई। हाँ, जवाद जरीफ का ये ट्वीट देख लीजिए। जवाद जरीफ ने साफ साफ लिखा है कि हमने सीरिया में फिलिस्तीनी लड़ाकों और लीडरों से मतलब बातचीत करी है, और उन्होंने मेंशन किया है अपने ट्वीट में कि हमारा मुद्दा क्या था। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे आखिरी ही मुद्दा, यानी कुल मिला के एक ही मुद्दा था। उन्होंने मुद्दा बताया कि फिलिस्तीनियों पर जिस तरह से इजरायली अत्याचार कर रहे हैं और जबरदस्ती शेख जर्रा से निकाल रहे हैं, गाजा पर हमले कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के वही मैटर जो इस वक्त चल रहा है। फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए उनके साथ मीटिंग सीरिया में करी गई खुलेआम। तो कुल मिला के अब ये कॉपी में पेन से अपने नोट कर लीजिएगा, दिमाग के अंदर, दिमाग की नसों में डाल लीजिएगा। केवल ईरान ऐसा मुल्क है जिसने ऐसे में सिर्फ फोन कॉल पर बातें नहीं करी, सीधा सीरिया पहुंचकर फिलिस्तीन के फाइटर से जो इस वक्त हमास में मौजूद है, कई सारे लीडरों के साथ मुलाकात करी, और उसकी तस्वीरें भी अब अपनी आंखों से देख रहे होंगे, क्योंकि खुद जवाद जरीफ ने इस बात की जानकारी दी थी। और ये पूरी खबर ऑलरेडी अल जजीरा पर आ चुकी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं बिना प्रूफ के आपके रजा भाई बात ही नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। इसी बीच में मैंने एक जगह जिक्र किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान जारी करके कहा है कि फिलिस्तीन कमजोर नहीं है, फिलिस्तीन की कमजोरी सिर्फ इतनी है कि उसके पास हथियारों की कमी है। फिलिस्तीन को अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि सामने जो शैतान है वो सिर्फ हथियारों की ही बात समझता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। दोस्तों, इसी के साथ आपके दिमाग में एक बात डाल दूं, 2020 में आयतुल्ला खामनाई ने, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुलकर पूरी मीडिया के सामने, नेशनल टेलीविजन के सामने क्लियर कट बात बोल दी थी कि हम फिलिस्तीनी फाइटर्स के साथ हैं, हम फिलिस्तीनियों को हथियार भी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल जो मैं बता रहा हूं ईरान इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पर मौजूद है, जाके आप पढ़ सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। 2020 में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया था कि जो फिलिस्तीन के लड़ाकू हैं वो मजबूत हैं, बस उनको हथियारों की जरूरत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन से मुलाकात करी थी, यानी इस ग्रुप के जर्नल से मुलाकात करी थी जवाद जरीफ ने आज से ठीक 2 दिन पहले। दोस्तों, अगर आप लगातार रजाग्राफी की रिपोर्ट देख रहे हैं या फिर गाजा के हमलों पर नजर रख रहे हैं, जो गाजा यानी हमास हमले कर रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 दिन पहले तक गाजा पर जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे थे। हालांकि अभी भी इतने खतरनाक हमले हो रहे हैं कि वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग पूरी बिल्डिंग में ही दबके मारे गए हैं और लगातार मारे जा रहे हैं। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब भी लगातार, यानी रात भर इजराइल पूरी ताकत और शिद्दत के साथ गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। बार बार बोल रहा हूं, तस्वीरें ऐसी हैं कि अगर मैं लगा दूंगा तो शायद यूट्यूब ही हमारी वीडियो को हटा दे, इसलिए आप गूगल कर लीजिएगा, सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन आपको मेन पॉइंट पे लेके आना चाहता हूं कि 2 दिन पहले जब हम और आप ये सोच रहे थे कि अब गाजा का बहुत बुरा हाल होगा, अब तो अल कस्साम ग्रुप का बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि उसने रॉकेट मार दिया, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जैसे 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मारने पर खुद शॉक में है कौन? इजराइल की मीडिया ने खुद क्लियर बोल दिया है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसलिए परेशान और हैं कि आखिरकार इतनी लंबी दूरी की मिसाइल कैसे उनके पास आई। दोस्तों, अब मैं मेन पॉइंट पे आपको लेके आना चाहता हूं। 2 दिन पहले बहुत बुरे हालात थे, लेकिन ठीक ईरान से मुलाकात के बाद अचानक, यानी अगले दिन ही जबरदस्त तरीके से आक्रामक रूप में हमास आ गया। जबरदस्त तरीके से मिसाइल और रॉकेट
बरसाने लगे। शुरुआत में आपको याद होगा हल्की मिसाइलों से हमला कर रहे थे, फिर उसके बाद हमास ने बड़ी मिसाइलों का 2 दिन बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि कुछ घंटे पहले आपको यह खबर दी जा चुकी है कि बद्र मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। अब जरा गूगल कर लीजिएगा कि बद्र मिसाइल बनाता कौन है। बद्र मिसाइल ईरान की है, इस पे बहुत पहले मैं रिपोर्ट बना चुका हूं। और आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमास ने यानी अल कस्साम ग्रुप ने ड्रोन से भी हमला शुरू कर दिया है। अब जिस ग्रुप के पास पहले हल्की मिसाइल थी, अचानक से उसके पास ड्रोन भी आ जाते हैं, अचानक से उसके पास हैवी आर्टिलरी आ जाती है। वेपन्स आ जाते हैं। तो आप और हम दिमाग के कच्चे नहीं हैं, दिमाग को दौड़ाइए, चीज़ों को समझिए। अंदर अंदर बहुत कुछ चलता है, वो आपको और हमें समझना पड़ेगा। हालांकि अब ये मत बोलिएगा तुर्की साथ नहीं है भाई, आप ये कहना नहीं। तुर्की ही एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसने सभी देशों पर प्रेशर बनाया हुआ है कि किसी भी हाल में साथ दो। तभी तो इजराइल सबसे ज्यादा अगर चिढ़ रहा है तो वो तुर्की है। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में चीज क्लियर हो जाए, समझ जाइए। इजराइल ने इस बात को कह दिया है कि हमारे जो पावर प्लांट हैं, जो गैस के प्लांट हैं और जो परमाणु प्लांट हैं, उसका पूरा कोडिंग और पूरा एड्रेस, पूरा लोकेशन, उसकी पूरी डिटेल हमास को यानी अल कस्साम ग्रुप को ईरान ने दिया है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया दोस्तों। इसी के साथ एक अपडेट और जान लीजिए। संडे को इमरजेंसी मीटिंग OIC की सऊदी अरब में है। अब देखना ही ये है कि आगे क्या होता है। हालांकि इस वक्त अमेरिका जो है 50% इजराइल के साथ भी है और 50% नहीं भी। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स, क्योंकि उसने अपने ऑफिसर्स को, पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं, ऑफिसर्स को इजराइल से वापस बुला लिया है। क्योंकि अगर एक भी हमला उनके ऑफिसर्स पे हो जाता और खरोच भी अगर आ जाती तो पूरी दुनिया में बेइज्जती किसकी होती? सुपर पावर अमेरिका की। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।